उनका सफ़र इस तरह ही कट रहा था। तभी यीशु ने रेहान्स की तरफ देखा और कहा, कुलदेवी का मंदिर और कितना दूर है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? आपने ही तो कहा था ना, कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है। झूठ कहा था। हंस ने सामने देखते ही कहा, भगवान के नाम पर कौन झूठ बोलता है? मैं। पर यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। क्या हो रहा है मेरी वजह से? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब तुम्हारी ही गलती है स्वीटहार्ट। मैं ऐसा नहीं था। जो भी बोलता था मुंह पर बोलता था। पर देखो, तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए दी रेहान्स रानी को झूठ बोलना पड़ा। उसने यीशु के सामने देखकर कहा तो यीशु मुंह मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। रेहान्स ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कार के गियर पर रख दिया। यीशु ने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो हंस ने आंखें दिखाई तो उसने आगे कुछ भी करना सही नहीं समझा। फिर रेहान्स बोला, तुम्हें मंदिर जाना है तो फिक्र मत करो, हम कुलदेवी के मंदिर तो नहीं पर मंदिर जरूर जाएंगे। कुछ देर बाद हंस ने एक मंदिर के आगे गाड़ी रोकी और बाहर निकला। यीशु भी बाहर आई और अपने सिर पर चुन्नी ली और आगे बढ़ी। तभी रेहान्स उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगा। यीशु ने एक नज़र उन हाथों को देखा और उसके पीछे चलने लगी। दोनों मंदिर में आए, प्रसाद चढ़ाया। फिर उसने पंडित जी के पांव छूने के लिए नीचे झुकी। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया। यीशु ने रेहान्स के हाथ को खींचा और उसे पैर छूने को कहा तो पंडित जी बोले, रहने दो पुत्री, जब किसी भी कार्य करने की इच्छा ना हो तो वो कार्य सफल नहीं होता है। फिर वो बोले, महादेव आप दोनों की जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखें और आप दोनों अपने विवाह में खुश रहे। यह कहकर पंडित जी उनके पास से चले गए। यीशु हंस की तरफ देखकर कहती है, पैर छूने में आपका क्या जा रहा था? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। अगर तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। रेहान्स ने उससे आगे कुछ हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाया और कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर की तरफ निकल। यीशु ने भी उससे कोई बात नहीं की और अपना सिर विंडो पर टिकाकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब रेहान्स ने यीशु को देखा तो पाया वो सो चुकी थी। रेहान्स ने एक हाथ से यीशु के सर को सही से टिकाया। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसका चेहरा बेदाग था। उसने अपने अंगूठी से यीशु के गाल को सहलाने लगा। उसे यीशु की स्किन बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी और उसने यीशु को देखते हुए धीरे से कहा, मेरा चांद। उसने गाड़ी रोकी और यीशु के ऊपर आ गया। वो उसके चेहरे के हर एक नक्शे को निहारने लगा। उसने अपने होठ यीशु के माथे की तरफ बढ़ाए और उसे एक सॉफ्ट किस कर दी। वह तुरंत पीछे हटा। वह अपनी सीट पर आ गया और पीछे से अपना जैकेट लेकर यीशु पर डाल दिया ताकि उसे ठंड न लगे। फिर वो भी सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। कुछ घंटे बाद एक होंठ से यीशु की आँख खुली। उसने आँखें मसली और अपने जैकेट को देखा। उसने उसे नीचे अपनी गोद में रख दिया और रेहान्स की तरफ देखकर कहा, कब तक सो रही थी मैं? बस 2-3 घंटे। कब तक पहुंच जाएंगे हम? बस कुछ देर और स्वीटहार्ट। आप थके नहीं गाड़ी चलाते चलाते? नो स्वीटहार्ट, तुम जब पास हो तो कैसे थक सकता हूँ? उसने यीशु के सामने देखकर मुस्कुराकर कहा। यीशु ने उसे देखकर कहा, सामने देखिए, कहीं पिछली बार उन लोगों की तरह। वे बोल ही रही थी कि रेहान्स की स्टीयरिंग पर पकड़ कस गई और उसने आवाज़ को काटकर बोला, डोंट यू डेयर फिनिश दिस सेंटेंस। हिम्मत भी मत करना ये वाक्य पूरा करने की।
ईशु ने डरकर कुछ कहना सही नहीं समझा और सोचने लगी, गुस्सा तो जैसे इनके सर पर ही विराजमान रहता है। डेविल। कुछ देर तक ऐसे ही ड्राइव करता रहा रेहान्स। फिर उसने ढाबे पर गाड़ी रोकी। उन दोनों ने नाश्ता किया और वापस घर की ओर रवाना हो गए। उन लोगों की गाड़ी कुछ देर बाद बहुत बड़े विला की तरफ आकर रुकी। रेहान्स और ईशु बाहर आए। रेहान्स ने ईशु को देखा और कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना कॉल करके। जी, आप नहीं आएंगे घर के अंदर? तुम चाहती हो तो क्यों नहीं, चलो। नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। यह कहकर वो भागकर जल्दी से घर के अंदर चली गई। पागल, यह कहकर वो अपनी कार में बैठकर चला गया। ईशु आते ही अम्मा को ढूंढने लगी। वो विला को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना बड़ा और प्यारा विला है। उसने एक कमरे में अम्मा को सोते हुए देखा। फिर वे खुद भी फ्रेश होने चली गई और उनके पास आकर सो गई। इसी तरह अगला दिन हुआ। ईशु और अम्मा ने बातें की तो वही दूसरी तरफ मिस्का और कनिका कुछ खिचड़ी पका रही थी, जिससे ये शादी खत्म हो जाए। और इसी तरह ये दिन भी निकल गया। अगले दिन रानी सदन। कल रेहान्स और मिशिका की सगाई होने वाली थी। इसी वजह से पूरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी हॉल में बैठे थे सिवाय अंश के। वायु ने इशिका को रिंग में कपड़ों की खरीदारी के लिए मॉल ले जाने को कहा, पर मिशिका ने तबीयत खराब का बहाना बनाया। पर वायु जी अपनी बीवी की रग रग से वाकिफ थे, इसीलिए समझा बुझाकर भेज दिया। मिसी, राधा, श्रेया और ईशु मॉल पहुंचे। पहले उन्होंने इशिका को लहंगा दिलवाया सगाई के लिए। फिर ज्वेलरी शॉप पर रिंग वे कुछ नेकलेस लेने चले गए। मिशी, राधा और ईशु नेकलेस देख रही थी। मिसी ने श्रेया को कुछ इशारा किया तो श्रेया ने एक हीरो का सेट ईशु के बैग में डाल दिया। वो रिंग सेलेक्ट करके बाहर जाने के लिए बढ़े ही थे कि मशीन जोर जोर से बोलने लगी। एक शॉप वर्कर आया और ईशु से बोला, मैम, हमें आपका बैग करना अच्छा होगा, आप ऐसे नहीं जा रही। पर मेरे बैग में कुछ नहीं है, ये हम चेक करके बताते हैं। तुमने हमें चोर समझा है क्या? हम राणाज है, ये पूरी शॉप खरीदने की औकात रखते हैं। मिस्का ने उस वर्कर से कहा और मन में सोचने लगी, अब देखती जाओ तुम लड़की, कितनी बेइज्जती करती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी इज्जत का भी जनाजा निकालना पड़ रहा है। मैम प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमें चेक करना होगा। इशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसे अपमान तो बहुत महसूस हुआ क्योंकि सब उसे ही देख रहे थे। वहीं सरिया ने एक वर्कर को कुछ इशारा किया, जिसके कारण उसने हाँ में सिर हिलाया। वो वर्कर आया और बोला, तू छोड़, मैं देखता हूँ। यह कहते ही उसने इशिका का बैग उससे छीनकर उसे जमीन पर खाली करने लगा। तभी उसमें से एक जेवर निकला, जिसे देखकर इशिका हैरान हो गई। वर्कर ने सेठ को हाथ में लिया और बोला, शर्म नहीं आती? इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली हो और ये हरकतें करती फिर रही हो। सही ही कहते हैं लोग, भिखारों को कितनी भी शान और शौकत क्यों ना दे दे, वो भिख ही मांगेगा। इशिका ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रुआसी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता ये सेठ बैग में कैसे आया। कृष्णा जी की सौगंध, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक तो चोरी, ऊपर से तेवर देखो मैडम के, अरे भगवान को तो बख्श दो। तभी मिसी इशिका के पास आई और उसके कान में बोली, आखिर मिडिल क्लास लड़की ने अपना रंग दिखा ही दिया। अरे हार ही चाहिए था तो मुझे बता देती, इज्जत का तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी नहीं तो क्या हमारी तो बहुत ज़्यादा इज्जत है इस शहर में। उसने उसका हाथ पकड़ा और शॉपिंग बैग थमाया और बोली,
ये बैग लो और पहन के आ जाना कल। आज को तो तुमने बहुत तमाशा कर लिया, कम से कम कल नाक मत कटवा देना हमारी। यह कहते हुए वो और सरिया चले गए। सरिया को थोड़ा बहुत मन में उसके लिए बुरा तो लगा, पर उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। वो भरकर बाहर आया और इस रेखा की बाजू पकड़ी और उसे घसीटते हुए बाहर लाकर नीचे फेंक दिया और बोला, आइंदा अपनी औकात से बाहर जगह पर मत निकल जाना। ये कहकर वो चला गया। इशिका उठी और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और बैग को लेकर जाने लगी। आसपास के कुछ लोग उसे घूर रहे थे तो कुछ हंस रहे थे। उसने उन लोगों को देखा और फिर दौड़कर वहां से ऑटो रिक्शा रोककर वहां से घर की तरफ निकल गई। वो जल्दी जल्दी कदमों से घर आई और अपने कमरे में जाने लगी। अम्मा ने उसे देखा और बोली, यो कहे छोरी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही से? इशिका ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और उन शॉपिंग बैग को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वहीं पलंग के पास नीचे टेक लगाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे उस वर्कर की बातें, तो कभी मिसी की बातें, तो कभी वहाँ के लोगों की नज़रें आंखों के सामने आ रही थी। उसने कान पर हाथ रख दिया और ज़ोर-ज़ोर से रोकर बोली, नहीं, नहीं हूँ मैं चोर, नहीं हूँ मैं। वो हिचकी लेते हुए रोने लगी। वहीं अम्मा भी दरवाज़ा पीट रही थी कि उसे क्या हुआ है। एकदम से दरवाज़ा खुला तो अम्मा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, वो तेज़ लगी थी तो वॉशरूम जा रही थी, इसीलिए रुकी नहीं। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ प्लीज़। उसने खुद के मुंह को धो दिया था, जिसके कारण अम्मा को पता आने चले। ठीक है, अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर से रोने लग गई। वो बिस्तर पर आई और तकिए में मुंह डालकर रोने लगी। कृष्णा जी, ये अमीर लोग क्या समझते हैं खुद को? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा, बस गुनहगार मान लिया उसकी माँ ने। तो तो क्या सोच रही थी सो? वो औरत तुझे अपना लेगी जैसे उसका बेटा तेरे से जबरदस्ती शादी के लिए हाँ बुलवा दी थी, तो उसकी माँ कैसी होगी? जैसी माँ वैसा बेटा। यह कहकर वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। तभी कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन लिया और देखा अंश का कॉल था। उसने उठाया नहीं। दोबारा बजा, फिर भी नहीं उठाया। तीसरी बार बजा तो उसने फ़ोन लिया और वह धीमी आवाज़ में बोली, हेलो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला पार्ट इंटरेस्टिंग होगा। हमारे रेहांस का पहला बदलाव अपनी ईशू के लिए। जो लोग ईशू और अंश की शादी के लिए एक्साइटेड है तो उनको 6-7 पार्ट का वेट करना होगा, क्योंकि शादी की सभी रस्में होगी, वो भी मसाले के साथ। दोस्तों, इसका अगला पार्ट मैंने इसी वीडियो में जोड़ा है, तो देख लो आगे। उत्तर प्रदेश क्लब। रेहांस अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो ड्रिंक और स्मोक करने लगा। कुछ दोस्त उसके लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। वो बस वहाँ पर बैठा उनको देखकर हंस रहा था। तभी उसके दोस्त आए और उसके पास बैठते उसके एक दोस्त ने उसे कहा, हे, कहाँ खोए हुए हो? कब से यहाँ खड़ा है? चल लड़कियों के साथ मज़े करते हैं। नो, तू जा, मेरा मूड नहीं है। रेहांस ने एक और सिप लेते हुए कहा, अरे रहने देना इसे, ये आज लड़कियों को भाव नहीं दे रहा तो आज लड़कियां हमें भाव दे रही है, वरना इसके आगे हमें तो नज़र उठाकर तक नहीं देखती। उसके दूसरे दोस्त ने कहा, भाई कल तेरी सगाई होने वाली है, इसीलिए आज की रात तो एंजॉय कर ले, फिर क्या पता भाभी क्लब आने दे या ना दे। राहुल ने कहा। तभी दूसरा लड़का बोला, वेरी फनी, अंश का सुकून है यहाँ। ये शराब, ये लड़कियाँ, ये म्यूज़िक, ये क्लब, ये पार्टी, यही अंश के लिए है। ये खुद की मर्जी का मालिक है, किसी की बात नहीं मानने वाला। राइट ब्रो? या
राइट ब्रो। अंश ने यह कहकर उस लड़के को आंख मारी। तो यहाँ क्यों बैठा है? चला जा, कोई हुस्न की परी के साथ एंजॉय करते हैं, उसके एक दोस्त ने कहा। नहीं ना, आज नहीं, फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। मान ले ब्रो, तू बदल गया, भाभी से डर रहा है क्या? उस लड़के ने हंसकर कहा। तभी बाकी लड़कों ने उसे घूरा, जैसे कह रहा हो, क्यों मूर्ख के मुंह में हाथ डाल रहा है। रेहान्स की गिलास पर पकड़ कस गई। उसने जोर से गिलास काउंटर पर रखा और बोला, चल बताता हूँ तुझे। रेहान्स राणे सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यह कहकर वो डांस फ्लोर पर चला गया। कुछ मिनट बाद लड़कियां उसके पास आकर नाचने लगी। एक लड़की उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर नाचने लगी। उसने काफ़ी रिलीविंग ड्रेस पहन रखी थी। उसकी ड्रेस घुटनों से काफ़ी ऊपर और बैकलेस थी। अंश ने उसके बैक पर हाथ रखा और उसके साथ डांस करने लगा। कुछ देर तक डांस करने के बाद वो लड़की हाथ पकड़कर काउंटर पर ले आई और बोली, आई कांट रेसिस्ट योर चार्म बेबी। ये कहकर उसने अपने होठ रेहान्स के होठ पर रख दिए और उसे डीपली किस करने लगी। रेहान्स ने भी उसे किस करना शुरू कर दिया, और वो ये महसूस कर रहा था कि यह किस यीशु के किस के आगे कुछ भी नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा था उस लड़की के करीब रहने पर। उसे खुद से घिन आ रही थी। वो अपनी स्वीटहार्ट के होठों की छाप अपने होठों से उतारना नहीं चाहता था, पर आज उसकी ईगो हर्ट हुई थी। खुद को अपने दोस्तों के सामने सही साबित करने के लिए वो उसे किस कर रहा था। उसने अपनी नज़र पीछे की, उसके दोस्त उसके ही हंस रहे थे। यह देखकर रेहान्स उस लड़की से अलग हुआ और बोला, यहाँ नहीं, मेरे प्राइवेट रूम में। यह कहकर वो अपने दोस्तों को हाथ से बाय करके एक आंख मारकर चला गया। उसके दोस्त भी उसके सामने देखकर हंसने लगे और राहुल बोला, ये रेहान्स राणे ही है, देख ले, और आगे से फालतू बात मत करना वरना उससे अपनी शक्ल बिगड़वाएगा। अंश अपने प्राइवेट रूम में आया। उस लड़की ने उसे किस करना शुरू किया। अंश भी उसे किस का जवाब दे रहा था, पर बार बार उसके आगे यीशु का चेहरा आ रहा था, जिसके कारण उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई लड़की उसे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रही है। उस लड़की ने अंश की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके एब्स पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं होता मैं दी रेहान्स राणे के साथ आज की रात बिताने वाली हूँ। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा। रेहान्स उसकी बात पर हंस दिया और बोला, लिमिट्स में, मुझे ऐसे किसी का छूना पसंद नहीं। उसने जब ये कहकर उसका हाथ झटका तो उस लड़की का मुंह उतर गया। उस लड़की ने कहा, ओके, बट यू आर सो हॉट। रेहान्स ने उसके सामने देखते हुए कहा, काश ये मैं तुम्हें भी कहवा था। वॉट? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हॉट नहीं हूँ? रेहान्स ने ना में गर्दन हिलाई। तभी वो लड़की बोली, तो तुम्हारी नज़र में हॉट होना किसे कहते हैं? बाय द वे, तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद हैं? उसके आगे फिर से यीशु का चेहरा आ गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस लड़की ने उसे देखा तो बोला, ओह, तो उसके बारे में सोचा जा रहा है। कोई नहीं बेबी, आज की रात मेरे साथ बिता लो, उसे भूल न जाओ तो कहना। यह कहकर उसने रेहान्स की पैंट पर लगे बेल्ट को वो खोल ही रही थी कि अंश ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से उसके हाथ को पीठ से लगाकर मोड़ते हुए बोला, तुम में क्या दुनिया की किसी भी लड़की में वो बात नहीं है जो उसमें है, तो तुम जैसी लड़की के लिए मैं उसे भूल जाऊं,
ये तो हो ही नहीं सकता। यह कहता हुआ वो उठा और उसने अपने शर्ट के बटन बंद किए और बाहर निकल गया। वो लड़की बस रूम में पैर मारती निकल गई। रेहान गुस्से में क्लब से बाहर आया और उसने कार से पानी की बोतल निकाली और अपने मुंह पर उड़ेल दी। उसने ड्रॉवर से टिश्यू लिया और उसे अपने होठों पर रगड़ने लगा और इरिटेट होकर बोला, डिस्गस्टिंग। फिर अपने हाथ बालों में चलाने लगा। उसने जेब से फ़ोन निकाला और ऑन किया तो सामने ईशू की फ़ोटो थी। उसकी फ़ोटो देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी फ़ोटो देखकर वो बोला, जादूगरनी, क्या कर रही हो तुम? पागल लड़की, मुझे सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने क्यों नहीं देती? बार बार क्यों मेरे सामने आ रही हो? क्यों मैं किसी और के करीब नहीं जा पा रहा? मैं तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर सकता, पर कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद किसी लड़की के साथ सोना तो दूर, उनकी करीबी से भी घिन आ रही है। मुझे मेरा जो गुस्सा घंटों तक नहीं जाता, तुम्हारी तस्वीर देखते ही गायब हो गया। और देखो, अब पागलों की तरह तुम्हारी तस्वीर से बात कर रहा हूँ। क्या है ये? यह कहकर इसने ईशु को कॉल किया। पहली रिंग गई तो जवाब नहीं दिया। दूसरी रिंग गई तब भी नहीं। रेहान को गुस्सा आया। इसे बोला था पहली रिंग में फ़ोन उठा लेना, पर नहीं, ये कोई बात सुनती क्यों नहीं है? अगर इस बार स्वीट हार्ट फ़ोन नहीं उठाया तो घर आ जाऊंगा मैं। यह कहकर उसने तीसरी बार कॉल किया तो सामने से प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो। हेलो की बच्ची, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं सकती थी? और तुम्हें कहा नहीं था पहली रिंग में फ़ोन उठा लेना? रेहान्स ने गुस्से में कहा, सॉरी, वो सो गई थी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। रेहान्स को कुछ अजीब लगा। पहले तो उसकी आवाज़ अलग लग रही थी और दूसरा, आज वो उससे ज़िद्दिया सामने से जवाब नहीं दे रही थी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ हुआ है क्या? बोलो, अंश ने परेशान होकर पूछा। हाँ ठीक है। सच कह रही हो? अगर कुछ है तो तुम बता सकती हो मुझे। नहीं, नहीं कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो क्या कर रही थी तुम? बताया था ना, सो रही थी। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नींद आ रही होगी तुम्हें। डिस्टर्ब करके पूछते हैं, डिस्टर्ब किया ना, और नींद लेने देंगे तब लूँगी ना। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, सो जाओ। फ़ोन रखते ही रेहान्स का चेहरा सीरियस हो गया। उसने किसी को कॉल किया और बोला, पता लगाओ आज इशिका के साथ कुछ हुआ है क्या, वो भी अभी। समझ गए ना? जी सर। अंश ने फ़ोन रखा और बोला, ये मेरा शक तो नहीं हो सकता, कुछ तो हुआ है, आज तो तुम छिपा रही हो। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर घर चला गया। रूम में आकर फ्रेश होने लग गया। वो बाथरूम से बाहर आया तभी उसका फ़ोन बजा तो उसने उठाकर कहा, बोलो। तभी सामने वाले ने आज जो हुआ वो सब बता दिया। जैसे जैसे वो बता रहा था, रेहान तेज तेज सांसें लेने लगा। उसके गले की नसें और हाथों की नसें गुस्से में दिखने लगी थी। उसके फ़ोन पर पकड़ कसती गई और फ़ोन ज़ोर से